मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ़ प्रयागराज की तरफ से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के वर्चुअल क्लास में विषय संस्कृत कथा नाटक कौमुदी शीर्षक गार्गी या ग्युल के संवाद भाग 1 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इसे आप देखें, अच्छी तरह से इसको समझें और इस पाठ से जो शिक्षा मिलती है उसे सीखें। गार्गी याज्ञवल्क्य गार्गी प्राचीन काल में एक वैदिक विदुषी थी। याज्ञवल्क्य भी वैदिक विद्वान ब्रह्मर्षि थे। आज हम इन्हीं पे अपना पाठ पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले परीक्षा में क्या इस संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से आता है, कितने अंक का आता है, ये भी जान ले। तो एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में 4 अंक को लिखने के लिए आता है। 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में 2.5 अंक के यानी 5 अंक लिखा है, वह आता है। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी एक आशुपाठ के अंतर्गत इसको लिया जाता है। तो आइए हम क्यों न पहले कथा नाटक एवं कौमुदी क्या है इसको भी समझ लें। कार्य व्यापार की योजना को कथानक कहते हैं। कथा कत धातु से उत्पन्न है। इसका सामान्य अर्थ है जो कहा जाए। यहाँ वक्ता और श्रोता का होना जरूरी है। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला। घटनाओं का कालानुक्रमिक वर्णन को कथा कहते हैं। कालानुक्रमिक होता है, घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं। नाटक इसे हम रूपक भी कहते हैं। रूपकम तत्समारूपात, जैसा कि लिखा हुआ है, एक इसको देख लें। नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है, क्योंकि काव्य और गद्य का ही एक रूप नाटक भी होता है, जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं यानी सुनने के द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में यानी दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में यानी जब रंगमंच करते हैं तो वहाँ पे हम लोग दर्शक क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो वही है, दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराता है। नाटक उसे कहते हैं जिसका कथानक प्रसिद्ध हो, जिसमें मुख प्रतिमुख इत्यादि 5 संधियाँ हों। तो मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन ये संधियाँ होती है। कारण में संधियाँ भी हों। इसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन इस विषय का ग्रंथ है। यानी नाट्यशास्त्र में बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है कि रंगमंच और नाटक सब कैसे होते हैं, उसके एक प्रकार से पूरा विधान बताया गया है नाट्यशास्त्र में। कथावस्तु को हम नाटक ही कहते हैं या नाटक ही कहा जाता है। भारतीय आचार्यों ने नाटक में 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। देखिए, कथावस्तु जो कहानी का एक रूप लेता है तो उसी पे कथावस्तु पे ही पूरी संरचना नाटक की तैयार होती है। इसीलिए कहा गया कि कथावस्तु को नाटक कहा जाता है। और उद्देश्य क्या है इसका? मानसिक स्तर के अनुकूल सुरुचिपूर्ण प्रेरक कथा पढ़ने एवं सुनाने से विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। मतलब ये है कि जब हम किसी प्रेरक कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर सही और गलत जानने की भावना जगती है। आप सभी बच्चों जानते हो कि महात्मा गांधी ने सत्य हरिश्चंद्र को नाटक देखा था और वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वह सत्य के मार्ग पे चले और जीवन पर्यंत सत्य और अहिंसा के वह पुजारी बने रहे। कथावस्तु का उद्देश्य होता है जो नाटकों का कि सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार। तो रक्त का संचार का मतलब है कि जब किसी अच्छी कथावस्तु को हम पढ़ते हैं तो जो सामाजिक जब उसको देखता है तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की भावनाओं का जो अच्छे संचार होता है तो उससे संबंधित है। तो भावनाओं का संचार करना है, रक्त का संचार यानी अच्छे विचारों का संचार हृदय में
रक्त संचार का मतलब है भावनाओं से संबंधित है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन बनते हैं। इसके अंतर्गत हमें राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक ये सब विषयों की अनुभूति बड़ी सहज रूप से होती है। इसका साधारण उद्देश्य मनोरंजन, निश्चित रूप से नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन इनका एक विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। एक विशेष उद्देश्य जैसा लिखा है कि मनुष्य का सार्वभौम विकास करना। सही आचरण की सीख के साथ ही हम दीनों के प्रति उदारता, नारी का समाज में सम्माननीय स्थान देना और लोक कल्याण की भावना विकसित करना, ये भी कहीं ना कहीं इसके उद्देश्यों में आता है। और पाठ पढ़ने के दौरान आप सभी को कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं। काठिन्य निवारण के रूप में बच्चों आप शब्दार्थ याद करेंगे। जब भी इसका संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए आता है, जो भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर संस्कृत में देना होता है, तो हमें इसके लिए ध्यान देना होगा कि मुख्य क्या बातें आ रही हैं, उनको हमें याद करते चलना ताकि हम उसका उत्तर संस्कृत में दे सकें। प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण लिखने हेतु कथा वस्तु को हम समझें। जब हम कहानी को बिंदुवार समझते हैं, किसी पात्र पे अगर कहानी चल रही तो उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और हम तब उस पात्र के चरित्र को लिखने में सक्षम हो जाते हैं। पाठ के शीर्षक की हम थोड़ा से भूमिका पे चर्चा हो जाए। प्राचीन भारत में गार्गी, अपाला, घोषा, विश्ववारा इत्यादि जैसे परम विदुषी नारियां हुई हैं, जिनमें गार्गी उच्च शिक्षा में दक्ष थीं। यह वेद दर्शन की प्रकांड विदुषी थीं। प्रस्तुत पाठ उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद ग्रंथ भारतीय मनीषा की आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। इन्हें वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों में ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप तथा इनके परस्पर संबंध का निरूपण मिलता है। उपनिषदों में अविद्या का नाश तथा ब्रह्म की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है। यानी उपनिषदों से अविद्या के नाश और विद्या यानी ज्ञान की प्राप्ति का भी उपदेश मिलता है। और यह इस तरह का ग्रंथ है। ईश, केन, मुंडक, मांडूक्य कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते यहाँ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में शर्त थी कि शास्त्रार्थ में जीतने वाला सोने की सींग से युक्त सहस्त्र गायों को उपहार स्वरूप प्राप्त करेगा। इसी गायों के हेतु महर्षि याज्ञवल्क्य एवं ऋषि वचक्न की पुत्री गार्गी का दार्शनिक संवाद है, यानी आपसी वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब है कि दार्शनिक प्रश्न होंगे, एक प्रश्न होंगे, एक उत्तर होंगे। तो प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब आपका पाठ आ गया, मूल पाठ को देखते हैं। आसीत पुरा मिथिलायाम जनको नाम राजा। पुरा यानी प्राचीन काल में, मिथिलायाम मिथिला में, जनको नाम राजा आसीत जनक नाम के राजा थे। प्राचीन काल में मिथिला में जनक नाम के राजा थे। मिथिला जो वर्तमान बिहार राज्य में पड़ता है, और जनक जी का आप नाम जानते ही होंगे। बहुत बड़े विद्वान थे, इन्हें विदेह भी कहा जाता था, और दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एकदा सह एक बार वह बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे प्रभूत मात्रा में धन देने वाले किसी यज्ञ का संपादन किया, यज्ञ का आयोजन किया। बहुदक्षिणतया प्रसिद्धे, बहुत धन देने के कारण प्रसिद्ध। तस्मिन् यज्ञे, उस यज्ञ में विद्वद भूयिष्ठ, विद्वानों में एक से बढ़कर के विद्वान। कौन? कुरु पांचाल देशेभ्या, कुरु और पांचाल देशों के एक से बढ़कर के एक विद्वान। ब्राह्मणा समागता,
यानी ब्राह्मण विद्वान उनके यज्ञ में आए। एवं बहुश ब्राह्मणेषु आगतेषु, बहुत सारे ब्राह्मणों में आए हुए, यष्टुम प्रवृत्तस्य राज्ञः मनसि, यज्ञ करने में जो प्रवृत्त राजा का जो यज्ञ था उसमें बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए। राजा के मन में विजिज्ञासा बभू, या हम उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कः श्रुतेषां ब्राह्मणानां ब्रह्म विद्या अनुवचन कुशलः इति, कि इन ब्राह्मण विद्वानों में कौन सबसे बड़ा ब्रह्म विद्या में पारंगत है, कुशल है। इस बात को जानने की राजा जनक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा जनका स्वजिज्ञासा प्रशमनार्थम, राजा जनक अपनी जिज्ञासा का प्रशमन करने के लिए, शांत करने के लिए स्वगोष्ठे, अपने गौशाला में स्वर्ण सिंह युताम, सोने की सींगों से युक्त गायों को सहस्त्रम अवरुरोध, तो सहस्त्रम अवरुरोध, तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कि स्वर्ण श्रृंग युताम, तो थोड़ा सा श्रृंग इस तरह लिखा है फांटे में, इस तरह है। अब ये री की मात्रा है, थोड़ा सा हमसे री की मात्रा आप जानते हैं, स्वर्ण श्रृंग युताम, ये री की मात्रा आप समझिएगा और उसे स्वजिज्ञासा प्रशमनार्थम स्वगोष्ठे स्वर्ण श्रृंग युताम गवाम सहस्त्रम अवरुरोध, तो अवरुरोध 1000 गायों को अपने जो गौशाला में उन्होंने जहाँ पर इकट्ठा किया था दान देने के लिए। तो अब क्या किए राजा जनक ने, अतः सतान ब्राह्मणान पत्त कथयत, अब उन्होंने उन ब्राह्मणों को, जो आए वे समस्त विद्वत ब्राह्मण गण थे, प्रत्यकथयत माने उनसे कहा, हे भगवंता, हे आए हुए सभी विद्वान भगवान यानी ब्राह्मण देवता, भवताम मध्य, आपके मध्य में यो ब्रह्मिष्ठ, जो सबसे ज़्यादा ब्रह्मवेत्ता है या ब्रह्म ज्ञानी है या ब्रह्मिष्ठ है, सा एताह गाह, वह इन गायों को स्वगृहम नयतु, अपने घर ले जाए। एवं वदत्यपि, इतना बोलने पर भी जन के न कश्चित ताह गाह नेतुम उद्यतो बभू, जनक के इतना बोलने पर भी कोई सभा में उपस्थित जो विद्वान गण थे, ब्रह्मिष्ठ थे, वह गायों को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए, यानी कोई नहीं उठा। तो श्रेणीम उपगतेषु समस्तेषु, अब जब कोई उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा विद्वान हो वही ले जाए, तो सभी सभा में अपने अपने ऊपर लगता है कि शंका हो गई, कोई उठा नहीं, खामोशी छा गई। तो श्रेणीम उपगतेषु समस्तेषु, पूरे नीरव शांत उस वातावरण में जो समस्त ब्राह्मणों के बीच में एक खामोशी जो थी, एक जो चुपचाप का माहौल था, तेषु अन्यतमा, उन्हीं में एक, उन ब्राह्मण विद्वानों में एक, याज्ञवल्क्यः, याज्ञवल्क्य के स्वशिष्यम इत्थम उवाच, अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, हे शोरमाह, हे शोमार्ह, ये इनका शिष्य है, एताह गाह अस्मत् गृहान नयतु, हे शोमार्ह, इन गायों को हमारे घर ले चलो, अपने घर ले चलो। इति सा तास्तद गृहान नेतुम उद्यतो, जैसे ही वह गायों को अपने घर ले चलने के लिए, अपने घर की तरफ ले चलने के लिए तैयार हुआ, याज्ञवल्क्येन ब्रह्मिष्ठपण स्वीकारेण, स्वीणकारेण तदितरे ब्राह्मणा क्रुद्धा बभूवुः, याज्ञवल्क्येन ब्रह्मिष्ठपण स्वीणकारेण तदितरे
ब्राह्मणा क्रुद्धा बभू। याज्ञवल्क्य के जितने और भी ब्रह्मभिष्ट यानी ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने उनके इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। वो बड़े सब और भी जो ब्रह्मज्ञानी थे बड़े नाराज हुए। ते सर्वे सकोपम, वे बड़े क्रोध से याज्ञवल्क्यम उचुः, याज्ञवल्क्य से बोले कहे, यत की कथम नः अनादित्य, कैसे हम सभी का नः है अस्मत् का रूप है, चतुर्थी षष्ठी में आप पढ़े होंगे मे नौ नः। तो यत कथम नः अनादित्य तुम आत्मनम ब्रह्मिष्टम मन से, कि कैसे हम सभी का अनादर करके तुम अपने को बहुत बड़ा ब्रह्मिष्ट समझते हो, अपने को सबसे बड़ा तुम ब्रह्मज्ञानी समझते हो। कौन कहाँ? सभा में उपस्थित जितने और भी ब्राह्मण गण थे, जो और भी विद्वान गण थे, उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि कैसे गायों को ले जा सकते हो, कैसे अपने को तुमने मान लिया कि सबसे बड़े अपने को ज्ञाता हो, सबसे बड़े विद्वान हो। ऐसा उन लोगों ने क्रोधपूर्वक उनके द्वारा जब उनका शिष्य को अपने कहा कि इन गायों को ले चलो, तब ऐसी प्रतिक्रिया उन ब्राह्मण विद्वानों की आई। ततः विदेह अधिपति जनकस्य होता, राजा जनक के जो होता यानी पुरोहित अश्वल नाम के प्रथमेव याज्ञवल्क्यम अपृच्छत, सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, यत समवेतानां बहुनाम अस्माकं मध्ये, कि हम सभी समवेत माने इस समवेत माने इकट्ठा हुए इन सभी विद्वत समूह में तुम अपने को कैसे ब्रह्मिष्ट मानते हो, कैसे अपने को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते हो। याज्ञवल्क्य तम प्रत्युवाच, याज्ञवल्क्य ने उन सभी यत्तम प्रत्युवाच, याज्ञवल्क्य ने उनका उत्तर दिया, वयम ब्रह्मिष्ठाय नमस्कुर्मः, हम सभी करेंगे, मैं सभी ब्रह्मिष्ठ विद्वानों को, ब्रह्मवेत्ताओं को नमस्कार करते हैं। न अस्माभि ब्रह्मिष्टत्वाभिमानात्, न अस्माभि ब्रह्मिष्टत्वाभिमानात् गावो नीताः। कह रहे हैं कि मैं किसी ब्रह्मनिष्ठ का मुझ में कोई अभिमान नहीं है, मुझ में ब्रह्मवेत्ता या अपने को ब्रह्मनिष्ठ होने का कोई घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। और गावो नीता, मैं इसके लिए गाय को करें कि गावो नीता, मेरा सबसे करें कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है। तो करें इसके कारण मैं गायों को नहीं ले जा रहा हूँ, किंतु गो कामा, कहें कि मुझे गायों की इच्छा है, मुझे गायों की चाह है, मुझे गायों की ज़रूरत है। वह मित्य तो गो कामनया एवं गाहनीता, इसी गो कामना से, गायों की कामना के कारण मैं गाहनीता गायों को ले जा रहा हूँ। एतत् श्रुत्वा संधिया में मैं थोड़ा से विच्छेद करके पढ़ता हूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, अश्वल प्रमुखाः, अश्वल प्रमुख केचिद ब्राह्मणाः, यही बताएं कोई ब्राह्मण जो अश्वल प्रमुख, याज्ञवल्क्यम पराजेतुम उद्यताः, वह अश्वल सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य को पराजित करने के लिए उठे या तैयार हुए। परम ना तैर्जितो, लेकिन वह उनको तैर्जितो मतलब वह उनको पराजित नहीं कर सके, याज्ञवल्क्य को पराजित नहीं कर पाए। अश्वल आदि नाम विदुषाम पराभव अनंतरम, अश्वल इत्यादि विद्वानों के पराभव यानी हारने के पश्चात, तत्र उपस्थिता वाचकनवी, वहाँ पे उपस्थित वाचकनवी यानी गार्गी, तेन सह शास्त्रार्थम कर्तुम उद्यता अभूत, तब शास्त्र जो है गार्गी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुई। शाप्रपच्छ, वह पूछी, हे याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, यदिदम दृश्यमानम पार्थिवम, यह जो पूरा दृश्यमान संसार दिख रहा है, पार्थिवम यानी जो ये मिट्टी का पूरा ये पार्थिवम दृश्यमान, ये मिट्टी से बना हुआ दृश्यमान है संसार, सर्वम अपशु ओतम प्रोतम चा, यह सभी जल से ओत प्रोत है। ताह आपह, तो ये कह रहे हैं कि ये जो जल है
कस्मिन खलु ओतः प्रोतश्च, तो ये जल किससे ओतप्रोत है, किससे व्याप्त है। याज्ञवल्क्य प्रत्यावदित, याज्ञवल्क्य ने प्रत्यावदित अबादित याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वायव इति। तो कह रहे हैं कि जो सभी कुछ जो पार्थिव से दृश्यमान है, जो जल से ओतप्रोत है, तो कह रहे हैं कि ये जो जल से ओतप्रोत है यह भी वायु से ओतप्रोत है। समझ रहे होंगे, एक प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न की बच्चों कड़ी चल रही है और यही अब शुरू होगी प्रश्न की कड़ी। खलु का मतलब है निश्चित रूप से। अब देखिए प्रश्न की संवाद का रूप दिखाई पड़ रहा है। गार्गी वायु कुत्र, तो करें कि ये वायु किससे ओतप्रोत है, किससे व्याप्त है। याज्ञवल्क्य अंतरिक्ष लोकेषु गार्गी, हे गार्गी यह अंतरिक्ष लोक से व्याप्त है। पुनः गार्गी प्रश्न करती हैं कुत्र खलु अंतरिक्ष लोका, तो ये अंतरिक्ष लोक कहाँ पे है। याज्ञवल्क्य अंतरिक्ष लोका गंधर्व लोकेषु, अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक से कास्येन आश्रिता, पूर्ण रूप से आश्रित है। गार्गी भगवन गंधर्व लोका कस्मिन, तो यह गंधर्व लोक किस में व्याप्त है। याज्ञवल्क्य आदित्य लोकेषु गार्गी, हे गार्गी यह आदित्य लोक से व्याप्त है। गार्गी आदित्य लोका कुत्र ओता प्रोताश्च, तो आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य चंद्रलोकेषु, यह चंद्रलोक से ओतप्रोत है यानी व्याप्त है। गार्गी चंद्रलोका कस्मिन, चंद्रलोक किससे व्याप्त है। याज्ञवल्क्य गार्गी नक्षत्र लोकेषु, करें कि नक्षत्र लोक से व्याप्त है। गार्गी कस्मिन खलु नक्षत्र लोका कास्येन व्याप्ता, फिर गार्गी करें कि ये नक्षत्र लोक पूर्ण रूप से किससे व्याप्त है। तो याज्ञवल्क्य देवलोकेषु देवी, हे देवी या देवलोक से व्याप्त है। गार्गी देवलोका कुत्र, देवलोक किस, तो कहाँ पे है और किससे व्याप्त है। तो इंद्रलोकेषु देवलोका समाहिता, यह इंद्रलोक में जो है देवलोक समाहित है, उससे व्याप्त है। फिर गार्गी हे याज्ञवल्क्य इंद्रलोका कस्मिन कास्येन व्याप्ता, तो ये जो इंद्रलोक है किसमें पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं प्रजापति लोकेषु गार्गी, हे गार्गी यह प्रजापति लोक से व्याप्त है। गार्गी कुत्र खलु प्रजापति लोका साकल्येन समाहिता, तो कहने कि ये प्रजापति लोक पूर्ण रूप से किसमें समाहित है। याज्ञवल्क्य हे गार्गी प्रजापति लोका ब्रह्मलोकेषु ओताः प्रोताश्च, हे गार्गी प्रजापति लोक ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है, यानी ब्रह्मलोक में यह ओतप्रोत है, व्याप्त है। प्रथम भाग को मैं यहाँ तक अभी लिया हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे भाग से दूसरा टेस्ट पढ़ाएंगे। अब बच्चों जितना पढ़ा उसका काठिन्य निवारण करते हैं। काठिन्य निवारण के रूप में देखें तो बहुदक्षिणन, बहुत दक्षिणा वाली। ईजे माने यज्ञ किया, यष्टुम माने यज्ञ के लिए, अवरुरोध माने एकत्र किया, स्वर्ण श्रृंग युताम सोने की सींगों से युक्त। अभी पीछे मैंने लिखा था कि श्रृंग को बच्चे शुद्ध रूप से समझ लीजिएगा। इस तरह लिखा जाएगा और श्रृंगयुताम सोने की सींगों से युक्त, पण माने मूल्य, तदितरे माने उनके अतिरिक्त। प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य कः आसीत्, ब्रह्मर्षि आसीत्। जनकः कः आसीत्, मिथिलायाः राजा आसीत्। जनकस्य होता क आसीत्, अश्वल नामा एकः ब्राह्मणः आसीत्। समझ गए होंगे। प्रश्न अभ्यास ऐसे ही परीक्षा में आएंगे और इसे आप अभ्यास करें बार बार, इसको बार बार इसी तरह प्रश्न को सोचें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 2.5 अंक के 2 प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को जब आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो चूँकि प्रश्न
दो तरह से, एक लिखने के इस तरह आता है और कभी कभी बहुविकल्पी रूप में। तो पहले प्रश्न को जो हम प्रश्न अभ्यास में इस तरह हम समझते हैं कि याज्ञवल्क्य क्या है। एक प्रश्न का प्रारूप इस तरह रहेगा जिसको आपको लिखना ही लिखना है। दूसरा बहुविकल्पी रूप में भी आता है, उसे भी आप देखेंगे। तो इसे आप जब प्रश्न आए तो आप कापी में अच्छे से उसका उत्तर दें और भी प्रश्न को आप अभ्यास करें। अभी हम लोगों ने पढ़ा कथा नाटक कौमुदी, तो कुछ शिक्षा भी मिलती है निश्चित रूप से। हम क्या उद्देश्य है, देखा होगा कि गार्गी बड़ी विद्वान थी और महर्षि याज्ञवल्क्य भी विद्वान थे और सभा के मध्य में कई लोगों को बहुत गुस्सा आया, अनेक ब्रह्मवेत्ताओं को, लेकिन बड़े शांति भाव से याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनका उत्तर दिया, अपनी बात को सत्य रूप से प्रकट किया। तो इस बात की शिक्षा अभी हमें इतने पैराग्राफ से, इस जो हमने अभी खंड को पढ़ा है कि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान संपन्न होने पर भी कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए और क्रोध को सदैव विनम्रता से जीतना चाहिए। और जो ऐसा करता है वह एक सफल और इंसान होता है, वही एक सफल मानव बनता है, वही एक हम कहते हैं कि वास्तविक जो मनुष्य के लक्षण हैं विवेकवान पुरुष बनता है। बच्चों, ये गृह कार्य के लिए आपको हम कार्य दे रहे हैं कि गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद के प्रश्नों एवं उनके उत्तरों को क्रम से हिंदी में लिखें। जो अभी आपने प्रश्न देखा होगा, क्रम से गार्गी पूछ रही थी, याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे थे, गार्गी पूछ रही थी, याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे थे। तो क्या क्या दे रहे थे, उनके उत्तर को क्रम से एक बार आप पढ़ लें, हिंदी में लिख लें, उससे आपको एक बोध हो जाएगा कि किस में कौन सा लोक व्याप्त है। फिर आप उसका उत्तर जब कभी प्रश्न आएगा संस्कृत में लिख लेंगे। गार्गी का संक्षिप्त जीवन परिचय आप हिंदी में लिखेंगे, यानी हमने पात्र का चरित्र चित्रण गार्गी का आपको दिया है कि आप इनके चरित्र के बारे में लिखेंगे। आज इस पाठ का प्रथम भाग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले पुनः अपने दूसरे भाग में शेष जो भी प्रकरण छूटा है उसको पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपने समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।